हेलो साथियों, हम ले रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र में हमारी B4 सीरीज चल रही है, समग्र मांग, समग्र पूर्ति और संबंधित अवधारणाएं। पार्ट 1 में हमने आय और रोजगार के जो प्रतिष्ठित सिद्धांत हैं, केन्स के सिद्धांत हैं, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उसकी अलग से सिद्धांत की आवश्यकता क्यों है, इस पर हमने चर्चा की थी। अब हम B4 सीरीज का पार्ट 2 ले रहे हैं। इसमें हम उपभोग फलन, उपभोग प्रवृत्ति को लेते हैं। समग्र मांग के जो कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, उनको हम पहले अलग अलग पढ़ेंगे, उसके बाद हम समग्र मांग लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं पहला घटक, इसका आता है सी, उपभोग। उपभोग किसको कहते हैं? हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए जो व्यय करते हैं उसे हम उपभोग कहते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो वस्तुएं और सेवाएं खरीदते हैं वो उपभोग कहलाता है। हमारा जो उपभोग है वो हमारी आय पर निर्भर करता है। यदि हमारी आय ज़्यादा होती है, हम खरीदारी ज़्यादा करते हैं। आय कम होती है, हमारी खरीदारी कम होती है। इट मीन्स ये क्लियर है कि हमारा उपभोग व्यय हमारी आय पर निर्भर करता है और उपभोग आय का धनात्मक फलन है। उपभोग और आय में धनात्मक संबंध है। आय बढ़ती है, उपभोग का स्तर बढ़ता है। किस अनुपात में बढ़े वो बात अलग है, वो हमारी प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, लेकिन धनात्मक संबंध तो है। पहले हम लेते हैं उपभोग फलन, कंजप्शन फंक्शन। इट शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उपभोक्ता की आय और उपभोग व्यय दोनों के बीच फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। सी हम लेते हैं उपभोग कंजप्शन इक्वल टू एफ, फलनात्मक संबंध, फंक्शनल रिलेशन ऑफ वाई। वाई क्या है? लेवल ऑफ इनकम। कंजप्शन इज फंक्शनल रिलेटिव टू इनकम ऑफ द कंज्यूमर। उपभोग और आय के फलनात्मक संबंध को उपभोग फलन कहते हैं। कई बुक्स में लिखा उपभोग फलन ही उपभोग प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उपभोग प्रवृत्ति हमारी आदत, तरीका, उपभोग करने का तरीका, कैसे उपभोग करते हैं। अलग अलग आय स्तर पर हमारे उपभोग करने का तरीका का क्या है, हमारी प्रवृत्ति कैसी है, आदत कैसी है, इसे हम कहते हैं उपभोग प्रवृत्ति। यदि हम एक शेड्यूल बनाएं, एक सारणी बनाएं और आय के अलग अलग स्तर लिख दें और उस पर उपभोग का स्तर लिख दें कि यदि 100 रुपया आय होगी तो मैं इतना उपभोग करूंगा, 200 पर इतना उपभोग करूंगा, 300 पर इतना उपभोग करूंगा, ये कहलाएगा उपभोग प्रवृत्ति, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो क्या समझे हम? उपभोग प्रवृत्ति का मतलब क्या? आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता द्वारा कितना कितना उपभोग किया जाता है, उपभोग का स्तर क्या क्या है विभिन्न आय स्तरों पर, इसे हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उपभोग प्रवृत्ति। अब उपभोग प्रवृत्तियां भी एपीसी, एमपीसी है, आगे हम देखते हैं। अब हम इसके बाद में लेते हैं स्वायत्त या स्वतंत्र उपभोग, ऑटोनोमस कंजप्शन। आप ये बात ध्यान रखें, जब भी स्वतंत्र या स्वायत्त शब्द आया है, इट मीन्स वह आय से स्वतंत्र है। हमारा उपभोग किस पर निर्भर करता है? आय पर। स्वायत्त उपभोग किसको कहेंगे? शून्य आय पर किया गया उपभोग, या ऐसा उपभोग जो आय से स्वतंत्र है, अर्थात हमारी आय पर निर्भर नहीं करता। अगर ये हमारी आय 0 हो, जैसे कोरोना चल रहा है, हमारी कोई आय नहीं है, क्या हम भूखे सो जाएंगे? नहीं, हम किसी से उधार लेकर भी व्यय करेंगे। तो जो उधार लेकर व्यय किया गया उपभोग पर, अर्थात शून्य आय पर जो उपभोग किया गया है, उसे हम कहते हैं स्वायत्त उपभोग या स्वतंत्र उपभोग, ऑटोनोमस कंजप्शन, इंडिपेंडेंट टू इनकम, आय से स्वतंत्र है। ठीक है। और टेबल भी हो, कभी न्यूमेरिकल भी हो, तो ध्यान रखना, अगर आय 0 है
और उस पर जो उपभोग की मात्रा बताई गई है, जैसे 0 आय पर मैं 50 रुपया उपभोग करता हूँ, इट मीन्स 50 रुपया स्वायत्त उपभोग है। अब हम बात करेंगे अल्पकालीन उपभोग फलन। दो उपभोग फलन है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अल्पकालीन उपभोग फलन किन्स ने दिया है। प्रोफेसर किन्स की सारी स्टडी अल्पकाल से संबंधित है। उनका ये मानना था कि दीर्घकाल में हम मर जाते हैं, तो उनकी सारी थ्योरी अल्पकाल से रिलेटेड है। उनका जो अल्पकालीन उपभोग फलन है वो है C = A+BY। ये किन्स ने दिया है, C = A+BY। C तो उपभोग है, A जो है वो ऑटोनोमस कंजप्शन है, स्वायत्त उपभोग है, B MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। ये क्या होता है ये हम आगे देख रहे हैं। और Y आय का स्तर है। ये किन्स ने उपभोग फलन दिया, यह अल्पकाल का है। अल्पकालीन उपभोग फलन में हमेशा ऑटोनोमस कंजप्शन आएगा, दीर्घकाल में नहीं आएगा। दीर्घकाल में यह माना जाता है कि पूर्व बचतें हमारे पास होती हैं, कोई उधार लेने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोनोमस कंजप्शन जो है वो डिश सेविंग को बताता है। अब हम बात करेंगे, ये अगर इसका एक वक्र बनाया जाए, ये तो सरल रेखा का समीकरण है, गणित में हमने अगर पढ़ा हो तो y = mx + c सरल रेखा का, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y और x का, है ना। c कांस्टेंट है, m जो है वो इस वेरिएबल का कोफिशिएंट है, ये स्लोप को शो करता है। तो यहाँ पर भी यही फॉर्मेट है, सरल रेखा का ही समीकरण है। यहाँ रेखा का जो ढाल है वो कौन व्यक्त करेगा, b। वेरिएबल का जो कोफिशिएंट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है वो लाइन या कर्व के स्लोप को शो करता है, ढाल को व्यक्त करता है। तो यहाँ आपका जो उपभोग वक्र या उपभोग रेखा है उसकी ढाल किसके बराबर होगी, b के बराबर। b क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, MPC, है ना। किन्स का जो अल्पकालीन उपभोग फलन है वो सीधी रेखा के रूप में है। किन्स ने अल्पकाल में MPC को स्थिर माना है, इसलिए सीधी रेखा है। यदि MPC बदलती तो वक्र बनता, है ना, और MPC कांस्टेंट है तो ये सीधी रेखा है। आप देखिए ये वक्र, उपभोग वक्र जो है, उपभोग रेखा जो है वो y अक्ष से शुरू हो रहा है, 0 से शुरू नहीं हो रहा है। इट मीन्स 0 आय पर भी हमने इतना उपभोग किया है, 0 आय पर ये उपभोग किया जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस, ये a के बराबर है। इट मीन्स ये शो करता है ऑटोनोमस कंजप्शन, ये स्वतंत्र उपभोग को व्यक्त करता है। यदि ये वक्र O बिंदु से शुरू होता तो a का वैल्यू कितना होता, 0, ठीक है ना। यदि मैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखूं, C = 50 + 0.7y, यहाँ पर ऑटोनोमस कंजप्शन कितना हुआ, a। 50 क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन, इट मीन्स ये डिस्टेंस हो गई 50। इसके बाद देखिए आप, धनात्मक ढाल है, ये क्या बताता है कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे उपभोग बढ़ेगा। फिर से बता रहा हूँ, ये सीधी रेखा है। क्यों है, क्योंकि जो ये वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है b, जिसको हम MPC कहते हैं, इसको किन्स ने अल्पकाल में स्थिर माना है और b कांस्टेंट रहेगा तभी सीधी रेखा आएगी। यदि b का वैल्यू चेंज हुआ तो सीधी रेखा नहीं बनेगी, ये वक्र बनेगा। क्लियर हो गया ना। तो ये अल्पकालीन उपभोग वक्र ऐसा होता है, अल्पकालीन उपभोग फलन ये होता है। और यहाँ पर हमने ये लिखा भी है, अल्पकाल में b अर्थात MPC को किन्स ने स्थिर माना है। उपभोग वक्र C सीधी रेखा के रूप में इसीलिए है, और उपभोग वक्र का ढाल b या MPC द्वारा व्यक्त होता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे दीर्घकालीन उपभोग फलन। इससे पहले इसका एक बीजगणितीय रूप भी मैं बता दूं आपको। बीजगणितीय रूप में C = C bar
प्लस MPC इंटू वाई। देखिए कुछ नहीं है, ऑटोनोमस कंजप्शन एक ही जगह पर C बार लिखा है, यहाँ पर C बार क्या है, ऑटोनोमस कंजप्शन, स्वायत्त उपभोग है। और B ऑलरेडी मैंने कहा MPC है, तो B की जगह हमने MPC लिख दिया। ये उपभोग फलन का बीजगणितीय रूप है, एलजेब्रिक इक्वेशन है, और ये जो है ये किन्स ने दिया है। अब हम बात करेंगे दीर्घकालीन उपभोग फलन। किन्स ने तो दीर्घकाल की कल्पना ही नहीं की है। किन्स ने कहा दीर्घकाल में हम मर जाते हैं, उसकी तो सारी स्टडी अल्पकाल की है। तो दीर्घकालीन उपभोग फलन किसने दिया? तो हम बात करते हैं साइमन कुजनेट्स की। कुजनेट्स ने अमेरिका का लंबे समय तक स्टडी किया और उपभोग के आंकड़े जो लिए, सर्वे करके निकाले, उनका विश्लेषण किया और उन्होंने C = 0.9y ये उपभोग फलन दिया दीर्घकाल के लिए। यहाँ A 0 है, पहले ही मैंने आपको बोला था अल्पकाल होगा तो A आएगा ऑटोनोमस कंजप्शन, A नहीं है तो हमको समझना है हम दीर्घकाल पढ़ रहे हैं। और C = 0.9y, यहाँ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC कितनी है, 0.9। इट मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ उपभोग वक्र का ढाल कितना है, 0.9। अगर C = y होता, इट मीन्स सारी आय जो है वो उपभोग पर व्यय कर दी जाती है। 0.9y का मतलब क्या है कि हमारी आय का 90% जो है वो उपभोग हो रहा है। 0.9 का मतलब ये हो 90% हम हमारी आय का जो है वो उपभोग कर रहे हैं। इसको C = by भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कुजनेट्स ने B = 0.9 लिया, अपने जो आंकड़े निकाले अमेरिका के उसके आधार पे। और यहाँ पर अगर इस फलन को हम बनाएं, क्योंकि A नहीं है इसलिए उपभोग वक्र मूल बिंदु से शुरू होगा, और लेकिन क्योंकि 1 नहीं है, 0.9 है ना। 1 होता तो ये 45 डिग्री के एंगल पर होता। देखिए मैंने यहाँ ब्लू कलर से 45 डिग्री पे और C = y का एक ये 45 डिग्री पे वक्र बनाया है। ये 45 डिग्री का जो वक्र है वो ये बता रहा है कि आय और उपभोग दोनों में समानता है। लेकिन यहाँ 0.9y है, इससे कम है, इसलिए हमने इसके नीचे बनाया है। तो ये दीर्घकालीन उपभोग फलन हुआ और ये हमारा अल्पकालीन उपभोग फलन हुआ। अब हम पढ़ते हैं आगे उपभोग प्रवृत्ति। अब हम लेते हैं किन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। मनोवैज्ञानिक नियम में किन्स ने क्या कहा? किन्स का ये मानना है कि जनरली लोगों की ये प्रवृत्ति होती है, उपभोक्ताओं की, हमारी सबकी ये आदत होती है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग बढ़ता है, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ती है उस अनुपात में हमारा उपभोग नहीं बढ़ता है। यदि हमारी आय डबल हो जाए, 100 से 200 हो गई, तो हमारा उपभोग यदि 100 पर 80 है तो 200 पर 160 नहीं होगा। किन्स का ये मानना है कि जनरली लोगों की प्रवृत्ति होती है कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, लेकिन आय की तुलना में कम अनुपात में बढ़ता है। अर्थात जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोग नहीं बढ़ता है, उससे कम अनुपात में बढ़ता है। यही उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम है जो कि किन्स ने दिया है। अब हम लेते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। 2 प्रवृत्तियां हैं, एपीसी और एमपीसी, औसत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। पहले हम लेते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी। इसका फार्मूला जो है वही इसका डेफिनेशन है C/Y, उपभोग बटा आय। आय का वह अनुपात जो उपभोग किया जाता है या उपभोग पर व्यय किया जाता है। कुल उपभोग बटा कुल आय, ये हो गया हमारा एपीसी। जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे एपीसी कम होती जाएगी। कम क्यों होगी? क्योंकि हमने अभी कहा कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, लेकिन जिस अनुपात में आय बढ़ती है उससे कम अनुपात में उपभोग बढ़ता है ना। मनोवैज्ञानिक नियम के कारण एपीसी जो है वो आय बढ़ने के साथ साथ घटती है।
हम ये जानते हैं कि अल्पकाल में स्वायत्त या स्वतंत्र उपभोग होता है, अर्थात जीरो आय पर भी उपभोग तो होता है। यहाँ पर एक डायग्राम ये देखिए, ये वक्र देखिए, जहाँ सी वक्र जो है वो y अक्ष से शुरू हो रहा है और आय और उपभोग दोनों अगर बराबर हैं 45 डिग्री की लाइन पर, तो भी उपभोग ज़्यादा है और आय कम है। अर्थात आय के प्रारंभिक स्तरों पर उपभोग आय से भी ज़्यादा होता है। इट मीन्स यदि सी ज़्यादा y कम है तो एपीसी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। तो हम ये जानते हैं कि आय के प्रारंभिक स्तरों पर एपीसी ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि आय की तुलना में हमारा उपभोग ज़्यादा है। हम उधार लेकर भी उपभोग कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमारी आय नहीं है तो हम भूखे सो जाएं। उपभोग तो हम करते हैं, मैनेज करते हैं, उधार लेते हैं, है ना। तो आय के प्रारंभिक स्तरों पर एपीसी ग्रेटर देन 1 होगी। जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे एपीसी कम होती जाएगी। ग्रेटर देन 1 है तो आगे जाकर एपीसी इक्वल टू 1 भी होगी, जहाँ सी इक्वल टू वाई है। ये यहाँ देखिए, ये सी और ये वाई, तो यहाँ पर सी ग्रेटर देन वाई है इस ट्राइंगल एरिया में, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस एरिया में एपीसी ग्रेटर देन 1, एक से अधिक, क्योंकि सी ज़्यादा है। जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं सी इक्वल टू वाई, वहाँ पर एपीसी इक्वल टू 1। और इसके बाद में, इस इक्विलिब्रियम के बाद में हम देखें तो आय ज़्यादा है और फिर उपभोग कम है, यहाँ एपीसी लेस देन 1। तो हम ये कहते हैं कि एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकती है, इक्वल टू 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है, लेकिन एपीसी 0 नहीं होती है। एपीसी 0 क्यों नहीं होती है? क्योंकि उपभोग 0 नहीं होता है। हमारी आय भले 0 हो, हमारा उपभोग 0 नहीं होता है, इसलिए एपीसी 0 नहीं होती है। यहाँ पर फिर हम बात करें, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं। एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत शब्द फिर आया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जब भी सीमांत आए तो हमें अतिरिक्त, यहाँ आय की बात है, उपभोग किस पर निर्भर करता है? आय पर निर्भर करता है। तो जब अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, उस अतिरिक्त आय का उपभोग पर कितना भाग व्यय हो रहा है? अतिरिक्त आय अर्थात बढ़ी हुई आय का कितना भाग उपभोग पर व्यय होता है, इसे हम कहते हैं एमपीसी। या हम ऐसा कहें, इसका जो फार्मूला उसी से डेफिनेशन बना देते हैं, डेल्टा सी ओपन डेल्टा वाई। आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में जो परिवर्तन होता है उस अनुपात को ही, यह अनुपात है, proportion of ratio of delta C and delta Y, change in total consumption due to change in national income, है ना। तो आय में परिवर्तन होने पर उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को हम एमपीसी कहते हैं। एमपीसी क्या व्यक्त करती है? अतिरिक्त आय का कितना भाग उपभोग पर व्यय किया गया, अतिरिक्त आय का, बढ़ी हुई आय का, एडिशनल इनकम का कितना पार्ट उपभोग पर व्यय हुआ। जैसे मेरी 100 रुपया आय बढ़ी, उसमें से 30 रुपया मैंने उपभोग पर व्यय किया, इट मीन्स 0.3 30% जो है वो मेरी एमपीसी हो गई, है ना। अतिरिक्त आय का कितना भाग उपभोग पर व्यय किया, ये एमपीसी बताती है। एमपीसी जो है उसकी कुछ विशेषताएं हैं, हमें ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न आते हैं। एमपीसी जो है अल्पकाल में स्थिर रहती है। ये तो किन्स ने भी माना था कि अल्पकाल में एमपीसी स्थिर रहती है। एमपीसी जो है ना, वो उपभोग वक्र जो है उसके ढाल को व्यक्त करती है। कितना उपभोग वक्र का ढाल कितना, वो हमको एमपीसी से मालूम पड़ जाता है। यदि सीधी रेखा है, उपभोग वक्र सीधी रेखा है, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, तो हम कहेंगे एमपीसी स्थिर है। यदि वक्र के रूप में है, हम कहेंगे एमपीसी बदल रही है, ठीक है ना। इसके अलावा अमीरों की एमपीसी कम होती है और गरीबों की एमपीसी ज़्यादा होती है। क्या आशय है? देखिए, देश में जो निर्धन लोग हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं, है ना। उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं पूर्ण करना बाकी है। तो उनकी जब भी इनकम बढ़ती है वो अपनी आय का अधिकांश भाग उपभोग कर लेते हैं। क्यों?
क्योंकि उनकी आवश्यकताएं पूर्ण होना, संतुष्ट होना बाकी है। तो गरीब लोगों की जब भी आय बढ़ेगी वो अधिकांश भाग उपभोग पर व्यय करेंगे, इसलिए गरीबों की एमपीसी ज़्यादा होती है। अमीर लोगों की आवश्यकताएं पहले से पूर्ण हो चुकी हैं, इसलिए अमीरों की जब आय बढ़ती है तो अपनी आय का अधिक भाग बचत करते हैं, उपभोग पर कम व्यय करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आवश्यकताएं पूर्ण हो चुकी हैं। इसलिए अमीरों की एमपीसी कम होती है और गरीबों की एमपीसी ज़्यादा होती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि अल्प विकसित और विकासशील जो देश है उनकी एमपीसी ज़्यादा होती है और विकसित देशों की एमपीसी कम होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये सारी बात, एक ये विशेष ध्यान रखना, एमपीसी का मूल्य 0 से 1 के बीच होता है, ये भी ध्यान देना है। 0 से ज़्यादा और 1 से कम, एमपीसी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। क्या मतलब है इसका? देखो, एमपीसी 0 नहीं होगा। एमपीसी 0 क्यों नहीं होगा? यदि एमपीसी 0 है, 0 कब आएगा? इसका वैल्यू 0 कब आएगा? जब डेल्टा सी 0 हो। क्या मतलब है कि आय कितनी बढ़ गई, उपभोग में 1 रुपये का ही परिवर्तन नहीं आया? तो ऐसा नहीं होता है। सामान्य ये प्रवृत्ति होती है कि हमारी आय बढ़ती है तो हम कुछ न कुछ उपभोग तो जरूर बढ़ाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि एमपीसी 0 इसलिए नहीं होता क्योंकि उपभोग में कुछ न कुछ तो परिवर्तन होता है। एमपीसी 1 भी नहीं होता है। 1 कब होगा? जब दोनों बराबर हों, अर्थात जितनी आय बढ़ गई पूरा उपभोग पर व्यय किया। तो ऐसा भी सामान्यतः नहीं होता है कि हमारी जितनी आय बढ़ी सारी आय हमने उपभोग कर ली, ऐसा भी नहीं होता है। इस कारण से एमपीसी का वैल्यू 0 से ज़्यादा होता है और 1 से कम। ये हमें ध्यान रखना है। एमपीसी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। नेक्स्ट, एपीसी और एमपीसी में कुछ संबंध भी हम देखें तो देखिए, जैसे जैसे आय बढ़ेगी या आय बढ़ेगी वैसे वैसे एपीसी भी घटेगी और एमपीसी भी घटेगी। आय बढ़ने पर एपीसी और एमपीसी दोनों घटते हैं, लेकिन एमपीसी फास्ट जो है रैपिडली कम होगी। हमें ये ध्यान रखना है। जब देखिए आप पूरी व्यष्टि में भी ध्यान रखेंगे, है ना, व्यष्टि में भी ध्यान रखना। चैप्टर आएंगे तब हम बात करेंगे व्यष्टि की। जब औसत और सीमांत जब दोनों बढ़ते हैं, सीमांत फटाफट बढ़ता है। औसत और सीमांत दोनों घटते हैं तो सीमांत फटाफट गिरता है। अर्थात सीमांत औसत से आगे रहता है, हमेशा गिरने में भी आगे रहता है और बढ़ने में भी आगे रहता है। तो जब एपीसी और एमपीसी आय बढ़ने के साथ साथ दोनों कम होते हैं तो एमपीसी रैपिडली गिरता है, फास्ट, एपीसी की तुलना में फास्ट गिरता है। ठीक है। एक ये डायग्राम अभी हमने बात की है। एक अल्पकाल और दीर्घकाल के उपभोग फलन, ये भी हमने पहले देखे हैं। अल्पकाल में उपभोग फलन इस प्रकार का है ना। यहाँ एपीसी ग्रेटर देन एमपीसी होती है। ठीक है, मतलब एपीसी और एमपीसी दोनों गिरेंगे लेकिन एपीसी कम और एमपीसी ज़्यादा गिरेगी। दीर्घकाल में उपभोग फलन इस प्रकार का होता है। यहाँ कोई ऑटोनोमस कंजप्शन है नहीं, स्वायत्त उपभोग नहीं है, तो एपीसी और एमपीसी दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पर देखिए एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकती है, होती है, अभी देखा हमने। ये प्रारंभिक आय के स्तर पर इस एरिया में देखिए आप, एपीसी ग्रेटर देन 1 है क्योंकि सी ज़्यादा है, वाई कम है। लेकिन एमपीसी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती है। कैसे होगा? जितनी आय बढ़ गई उससे ज़्यादा उपभोग थोड़ी बढ़ जाता है। इसलिए एमपीसी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती है, लेकिन एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकती है। एक न्यूमेरिकल देखें हम कैसे कैलकुलेट करना है एपीसी और एमपीसी का। हमने आय लिया है 0 से 500 तक, ये 100 के डिफरेंस में। उपभोग हमने लिया, देखिए 0 पर 50 का उपभोग है। ये क्या बता रहा है? ये 50 क्या है? कौन सा उपभोग है? ऑटोनोमस कंजप्शन, स्वायत्त उपभोग, स्वतंत्र उपभोग। हमने परिभाषा में बात की थी ना कि शून्य आय पर जो उपभोग किया जाता है वो ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, स्वायत्त उपभोग होता है। तो 0 आय पर भी हमने 50 का उपभोग किया है ना, और इसके बाद कंटिन्यू 50 का गैप है उपभोग में। ठीक है, अब हम एपीसी निकालते हैं, सी बटा वाई, 50 बटा 0 इनफाइनिट या डैश भी कर सकते हैं।
100/100, एक 150/200, 0.75, इसमें इसको डिवाइड करके ये हमने कैलकुलेट किया। देखिए आय बढ़ने के साथ साथ एपीसी घट रही है। एमपीसी 0 पर 50 है तो यहाँ पर तो डैश आ गया क्योंकि कोई चेंज नहीं आया। अब जैसे ही 50 से 100 पर गए कितना चेंज आया? 50 का। तो डेल्टा सी कितना हो गया? 50। ये फार्मूला है। आय में कितना परिवर्तन आया? 100 का। तो डेल्टा वाई कितना है? 100। 50/100 कितना है? 0.5। अब आप देखिए सभी में 50-50 का गैप है और यहाँ सभी में 100 का गैप है, तो ये 0.5 ही आएगा। तो एमपीसी तो 0.5 है। देखिए एपीसी घट भी रहा है ना, तो भी एपीसी से एमपीसी है वो कम है। ठीक है, ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये केवल एक न्यूमेरिकल इसीलिए हमने लिया था। एपीसी कैसे कैलकुलेट हो रही है, एमपीसी कैसे कैलकुलेट हो रही है। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।